हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है एनर्जी सेक्टर पर। आईपीसीसी का कहना है कि अगर आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसा आईपीसीसी का कहना है। समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईपीसीसी क्या है, उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस आर्टिकल पर लौट के आते हैं। देखिए, आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो आईपीसीसी है ये 1988 में बना था, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हो रही थी। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। 1888 के आसपास देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत बहुत स्थिर था, बहुत ज्यादा बढ़ घट नहीं रहा था। लेकिन 88 के बाद 1911 में सबसे कम था टेम्परेचर। उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया 1970, और 2014 से 2021 तक देखें तो लगातार टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लोगों में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, एनिमल खत्म हो रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। इस बात को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि लाओ कुछ करते हैं भाई, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले स्टॉकहोम में 1972 में एक मीटिंग हुई, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972। आए सब लोग बैठे, डिस्कस किए भाई कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो करना बनता है, कुछ तो करना बनता है। इन्होंने कहा कि ठीक है, 1988 में मिले, फिर 1988 में मिले, कहे कि चलो ठीक है एक आईपीसीसी बना देते, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक पूरी स्लाइड्स है जो आपको इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, जो सीरीज चल रही है उसमें ट्रीटी और एग्रीमेंट में मैं पूरी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा कि मार्केस अकॉर्ड में क्या बातें थी, बाली एक्शन प्लान में क्या था, कोपेनहेगन में क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, यूएनएफसीसीसी क्या है, 2015 में क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ग्लासगो मीटिंग क्या चीज है, वो सब समझेंगे हम। लेकिन अभी अभी टॉपिक हमारे हाथ लगा है तो हम इसको आईपीसीसी को पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1988 की बात थी, आईपीसीसी बना। ठीक है, ये सब स्लाइड आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं कि कब कौन सी चीजें आई थी, ये आपको काम लग सकती हैं। ठीक है, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आते हैं आईपीसीसी पे। आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज, इसका नाम में क्या आता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे देखिए नीचे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये एक साइंटिफिक एंड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत। समझ लीजिए किसके अंतर्गत है, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत है, जो प्रोवाइड करती है साइंटिफिक व्यू ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे साइंटिफिक व्यू प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के तहत ये काम करती है। आईपीसीसी प्रोड्यूस करती है असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट रिपोर्ट, अब तक 5 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुके हैं और 6वां असेसमेंट रिपोर्ट आने वाला है। उसी रिपोर्ट की बात की गई है हमारे द हिंदू वाले आर्टिकल में। ठीक है, ये चीज आप समझ के रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलो आईपीसीसी जो है अभी 5वीं, यहां पे देखिए आईपीसीसी का 5वां रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है, 5 रिपोर्ट आ चुके हैं, 6वां आना बाकी है। ओके ओके, ये कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करता है और ये जो है कोई मॉनिटरिंग भी नहीं करता है क्लाइमेट। ये सिर्फ और सिर्फ जो डेटा होता है यहाँ से वहां से सब जगह से डेटा इकट्ठा करता है और उस डेटा को इकट्ठा करके असेसमेंट रिपोर्ट में जारी कर देता है कि हाँ ये बातें हुई, XYZ कंपनी ने, XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये रिसर्च किया था और पाया कि ये चीजें हो रही हैं। उस डेटा को कलेक्ट करके असेसमेंट रिपोर्ट बनाता है और असेसमेंट रिपोर्ट के बिहाफ पे वो अपनी बातें बताने की कोशिश करते हैं। यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस 6th असेसमेंट रिपोर्ट में क्या बातें कही हैं आईपीसीसी ने। ओके, चलिए, अगर आप आईपीसीसी से जुड़ा कुछ और फैक्ट जानना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया के इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे नोबेल प्राइजेस के बारे में दिया हुआ है। 2007 में आईपीसीसी ने शेयर किया था नोबेल पीस प्राइज AI गोरे, तो इनके साथ शेयर किया था। तो आप ये सब चीजें आप इस वाले स्लाइड से देख सकते हैं। बाकी लौट के आते हैं अपने वो ओरिजिनल आर्टिकल पे। तो जैसा कि इसमें कहा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि 6th रिपोर्ट की बातें हैं, आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उनका कहना है कि अगर आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है। इस इमिशन को रोकिए, कम कीजिए 2050 तक, तभी आप जो है क्लाइमेट को बचा पाएंगे। एनर्जी सेक्टर में अगर आप सुधार करेंगे तभी पूरे क्लाइमेट को बचा पाएंगे, ऐसा कहना है आईपीसीसी का। डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल को। आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर अवस्थित है। चलिए,
तो यहाँ पे लिखा हुआ कि कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट सेज लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग विल रिक्वायर मेजर ट्रांजिशन इन एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा उलटफेर करना पड़ेगा, मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि आप ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सके, लिमिट कर सके ग्लोबल वार्मिंग को। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहते हैं तो फोसिल फ्यूल्स का यूज करना कम करिए। फोसिल फ्यूल्स को इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने में फोसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि सिंचाई करने के लिए जनरेटर चलाना पड़ता है, तो जनरेटर चलाने के लिए फोसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम का यूज करना पड़ता है, उसको कम कीजिए, ठीक है। और अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, लोगों तक बिजली की पहुंच ज्यादा करवानी, तो बिजली की पहुंच भी ज्यादा करवानी है। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना है। फोसिल फ्यूल्स का भी कम यूज करना है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस से बचनी है। एनर्जी इफिशियंसी को इंप्रूव कीजिए और अल्टरनेटिव फ्यूल्स पर फोकस कीजिए, जैसे कि सोलर एनर्जी पर फोकस कीजिए। इस सब एनर्जी का यूज कीजिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके, वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो सके, एनर्जी इफिशियंसी हो सके, जो है ये सब चीजें हो सके और ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। चलिए समझते हैं और चीजें। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आप ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना चाहते हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहते हैं 2050 तक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो कोल प्लांट है, कोयले पर आधारित प्लांट हैं, कोल प्लांट जितने भी हैं उनको 2050 तक बंद करना पड़ेगा। यहां लिखा हुआ है न्यू कोल प्लांट्स, देयर इज नो प्लेस फॉर न्यू कोल प्लांट्स, नए कोल प्लांट्स के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। और उनको 2050 तक आपको क्या करना पड़ेगा? बंद कर देना चाहिए ऐसे कोल प्लांट्स को जो बिना कैप्चर एंड स्टोर कार्बन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो मतलब जो कार्बन को कैप्चर करने की कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, बताता हूं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कार्बन को कैप्चर कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं है जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, उनको आपको 2050 तक बंद कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। रिपोर्ट में यह बात कही गई कि जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनको 2050 तक बंद कर दीजिए, जिनके पास कार्बन कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको आप बंद कर दीजिए, नहीं तो ग्लोबल टेम्परेचर जो 1.5 डिग्री का हमने लिमिट रखा हुआ है वो सिर्फ कोरा सपना ही रह जाएगा। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की एक स्लाइड है, समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या चीज होती है। देखिए सिंपल सी बात होती है, जब कोई इंडस्ट्री कोई चीज का प्रोडक्शन कर रही होती है तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है। अब CO2 जो निकल रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है, अगर इसको ऐसे छोड़ दिया तो कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में अगर चला गया तो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन क्या होगा? वो बिगड़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन अगर बिगड़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना चला जाएगा। तो एक काम करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, इसको रिलीज ना करके कहीं कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करके क्या करते हैं कि इसको हम यूज भी कर पाएंगे। कार्बन कंटेंट होता है तो कार्बन कंटेंट बाद में फ्यूल बन जाता है। तो देखो जो कार्बन को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी है उसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। कार्बन को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाती है। कैसे कैप्चर करेंगे कि देखो इंडस्ट्री से निकल रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको उठा के क्या किया कि कुछ तरीका निकाला कि इसको पानी के अंदर दबा दिया। पानी के अंदर दबने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलता है, टेक्नोलॉजी लगाई, पाइप लगाई, पाइप के थ्रू पानी के अंदर पहुंचा दिया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा पाइपलाइन लगा के क्या किया कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पहुंचा दिया, तो बाद में ये कोलबेड मेथेन बन गया। कोलबेड मेथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को जब जमीन के अंदर डाल देंगे तो बाद में कोलबेड मेथेन बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने ढेर सारा प्लांटेशन कर दिया तो प्लांट ने भी इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया, तो ये भी एक रिस्टोरेशन की टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा कहां रिस्टोर कर सकते हैं? स्नो में रिस्टोर कर सकते हैं, बर्फ में। बर्फ कार्बन कैप्चर करने की बहुत अच्छा खासियत रखता है। बर्फ अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके रखता है, ठीक है। इसलिए बर्फ का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? रिलीज बहुत ज्यादा होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा और टेम्परेचर हम जो 1.5 डिग्री के अंदर रोकना चाहते हैं वो भी नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो ये सब तरीका होता है, इस सब तरीकों को बोल देते हैं क्या? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। आई होप कि समझ में आया होगा कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो इस आर्टिकल में यही बात बताने की कोशिश की गई है कि भैया अगर कोई कोल फायर्ड पावर प्लांट है और वो कार्बन स्टोरेज या कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं है तो उस सबको 2050 तक क्या करिए? आप बंद कर दीजिए, शट डाउन कर दीजिए, जिससे हम 1.5 डिग्री के अंदर कार्बन ग्लोबल वार्मिंग को रख सकें। चलिए टेम्परेचर बढ़ने को 1.5 डिग्री के अंदर ही रख सकें। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में तकरीबन 211 गीगावाट ऑपरेशनल कोल फायर पावर प्लांट हैं, जो दुनिया के जितने भी दुनिया में है कोल फायर पावर प्लांट उनका 10% है। मतलब 10%, दुनिया का 10% भारत में ही है, ठीक है। और 31 गीगावाट अभी बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्टेड है। 31 गीगावाट
कोल फायर्ड पावर प्लांट अभी बन रहा है और 24 प्री कंस्ट्रक्शन फेज में है, 24 गीगावाट। तो समझ रहे कितना ज्यादा भारत कोल फायर्ड पावर प्लांट पे बेस्ड है, ठीक है। और अब जरूरत है कि ये कोल फायर पावर प्लांट है तो उनको सीसीएस फैसिलिटी से जोड़ा जाए। अगर सीसीएस फैसिलिटी नहीं रहे तो किसी भी तरीके से जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए संभव नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग रोक पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उनका कहना है कि अगर सही नीतियां हो, सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नीति सही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो और टेक्नोलॉजी सही हो, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन हो सकता है 70% और हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे बिहेवियर में बदलाव हो, हम चीजें ठीक तरीके से, हम अननेसेसरी का इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करें, जो वेस्ट हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करें, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वहां पे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की कोशिश करें, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। घरों की डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि सोलर लाइट से काम चल जाए। तो इन सब चीजों को अगर ठीक कीजिए, अपना बिहेवियर बदल लीजिए, लाइफ स्टाइल बदल लीजिए, तो तकरीबन 70% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो सकता है 2050 तक। और अगर इस प्रकार के बिहेवियर बदलाव हम लोग लेकर आते हैं तो हमारे हेल्थ और वेलबींग पर भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन एक बात और समझ में आनी चाहिए कि देखो, इन सब के चक्कर में से भारत अपना ग्रोथ नहीं रोक देगा। अब भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि हर जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दिया, न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया अपना, तो इसलिए वो कोल फायर पावर प्लांट लगाते हैं। तो कहने का मतलब है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो जो अपनी डेवलपमेंटल नीड्स है उसको भी तो फुलफिल करेंगी। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने पहले इस कोल फायर पावर प्लांट लगा के अपना डेवलपमेंट कर लिया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ठीक है। हमको थोड़ा छूट दें, जो डेवलपिंग कंट्री है डेवलपमेंटल नीड्स जो उनको फुलफिल करनी है उनको थोड़ा छूट दें, ताकि वो अपना डेवलपमेंटल नीड्स भी पूरा फुलफिल कर सकें और एनवायरमेंटल चेंज से भी निपटने में मदद कर सकें। ओके, तो ये डेवलप्ड कंट्री का नहीं, डेवलपिंग कंट्री का कहना है। मीथेन गैस के रिडक्शन पे इस रिपोर्ट में कहना है कि देखो 2030 आते आते 2030 से पहले पहले तकरीबन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको 43% जो है अपना 43% के आसपास रिड्यूस करना होगा ग्रीन हाउस गैसेस को। 43% ग्रीन हाउस गैसेस को 2030 तक कम करना पड़ेगा। 2025 से 2025 से पहले जो पीक होने वाला है उस पीक को भी रोकना पड़ेगा और 2030 तक 43% ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट होने से रोकना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मेथेन वुड आल्सो नीड टू बी रिड्यूस्ड अबाउट अ थर्ड। 1/3 मेथेन गैस को भी रिलीज होने से रोकना पड़ेगा। मेथेन गैस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपके ग्रीन हाउस गैसेस में, आपके सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस में। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कौन फैलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 65%, ये स्लाइड याद रखना, ठीक है। दूसरा कितना है? मेथेन है 16%, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है 6%, सॉरी कार्बन जो है, माफ कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉरेस्ट्री और अदर लैंड यूजेस जैसे कि धान की खेती से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और मेथेन रिलीज होता है वो उसकी बात की गई, तो वहां से जो कार्बन रिलीज हो रहा है उसका 11% है। ये दोनों को एक में कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, सेकंड लार्जेस्ट मेथेन ही पहुंचेगा, ठीक है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर अदर गैसेस 2% ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड करते हैं। तो कार्बन, मेथेन, नाइट्रस, ये 3 याद रखना है आपको, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में इमिट हो रहा है। हम मेथेन की बात रहे कि मेथेन को 1/3 कम होना पड़ेगा अगर हमको ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना है, अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें मेथेन पे काम करना पड़ेगा, ऐसा कहने का मतलब उस आर्टिकल में। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कहना है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर को राइज होने से रोकना है तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को नेट जीरो करना होगा। नेट जीरो कब तक करना होगा? 2050 तक करना होगा, अगर 1.5 डिग्री के अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है। 1.5 डिग्री के अंदर रखना चाहते हैं तो 2050 तक आप नेट जीरो कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, ठीक है। तो फिर वही विकसित देशों से, डेवलप्ड कंट्रीज से कहा जा रहा है कि भैया आप कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम कीजिए। वो कह रहे हैं हम काहे कम करें, हमारा डेवलपमेंटल नीड कैसे फुलफिल हो, ठीक है। तो फिर डेवलपिंग कंट्री कह रहे हैं हम काहे कम करें, हम तो अभी डेवलप ही नहीं हुए, अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाए, तो हम काहे कम करें। तो कहानी काहे की चल रही है, इसलिए ये सब चीजें हो नहीं पा रही है। सिर्फ बोल बच्चन है, कहानी कुछ होने वाली नहीं है। सब अपने अपने बात पे अड़े रहेंगे। देखो यूक्रेन में युद्ध होगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला था। तो कहानी ऐसे ही है, सिर्फ बोल बच्चन करते हैं, आते हैं, चाय समोसा खाते हैं और निकल लेते हैं। आईपीसीसी का भी कहना है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने अपना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है, उनको अब नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ भागना चाहिए। अगर नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ नहीं भागेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग इस कदर बढ़ जाएगा कि जीवन यापन करना मुश्किल हो पाएगा, ठीक है। तो वही बात, ठीक है, जिनके पास जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए उनको कार्बन डाइऑक्साइड पर जो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसको बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए, टेक्नोलॉजी बदलना चाहिए, जिससे अगर उनके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होना कम हो गया या कार्बन क्रेडिट उनके यहाँ बनना स्टार्ट हो गया तो वो कार्बन क्रेडिट भारत को दे, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को दे, वो एडिशनल कार्बन स्पेस प्राप्त करेंगे और अपने आप को डेवलप भी कर पाएंगे और दुनिया को भी बचा पाएंगे। साथ ही साथ कहना है इस आर्टिकल में कि डेवलप्ड कंट्रीज को इंश्योर करना चाहिए कि ट्रांसफर करें टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, पैसा दें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन और अदर सेक्टर में क्या करें, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और वित्तीय मदद करें, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसका फायदा उठाकर अपने यहां भी ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी लगाएं और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिट करना कम करें। रिपोर्ट का कहना है कि अगर
अगर आप फेल हुए 1.5 डिग्री के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर को रखने में, ठीक है, 1.5 डिग्री के अंदर अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ डेवलपिंग कंट्री पे नहीं होगा भाई। अगर इकोसिस्टम खराब हुआ तो सबका खराब होगा। डेवलप्ड कंट्री भी इतने वल्नरेबल हो जाएंगी कि उनका जीवन यापन कर पाना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसका बहुत डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमीज तबाह हो जाएंगी, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं वो मरने के लिए चली जाएंगी, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कभी भी आगे चल के इस इकोसिस्टम को रिपेयर किया जा सके। क्योंकि अगर इकोसिस्टम डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते, रोक सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, बट आप कहें कि हम रिपेयर कर देंगे फिर से, तो ये बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन जैसा चीज है जो कि संभव नहीं है। भारत सरकार ने कुछ दिन पहले कुछ कस्में खाई थी नेट जीरो के लिए। भारत की क्या इनिशिएटिव, उसको इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री साहब ने हमारे 5 कस्में खाई थी। इंडिया विल इंक्रीज नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। तो ये आप थोड़ा याद रखना, मेंस राइटिंग में आपको काम करेगा कि इंडिया ने कसम खाई कि नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे 2030 तक। उसके अलावा इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, कि अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है भारत वो 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करेगा। इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम कर देगा अभी से लेकर 2030 तक। और 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%, कि जो कार्बन इमिट करने की जो इंटेंसिटी है 2030 तक वो 45% तक कम कर देगा। ठीक है, ये एक चीज खाई थी। और उसके अलावा 5वां जो कसम इंडिया ने खाया था कि बाई 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो, कि भैया हम कार्बन इमिशन को नेट जीरो पहुंचा देंगे 2030 तक। ठीक है, समझ में आया ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट था। 2070 तक, माफ कीजिए, 2070 तक हम नेट जीरो कर देंगे कार्बन इमिशन। और अदर कंट्री जिन्होंने कस्में खाई थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीजिंग ने खाया था कि कसम नेट जीरो पहुंचेंगे 2060 तक, 2050 तक यूनाइटेड स्टेट पर, ऐसे ऐसे कस्में खाते रहते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे कस्में खाते रहते हैं। कसम खाने का क्या है, कसम खाने से कुछ नहीं होता, फुलफिल करने से होता है। तो एक चीज और समझ लो कि ये नेट जीरो क्या भला है। नेट जीरो भला ये है कि नेट जीरो का मतलब होता है, नेट जीरो रेफर करता है कि जितना इमिट किया आपने, मान लीजिए 100 यूनिट कार्बन इमिट किया, तो आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपने 100 यूनिट कार्बन को एब्जॉर्ब ही कर लिया, तो बराबर नेट जीरो हो गया। जितना उत्पन्न किया उतना आपने स्टोर कर लिया, तो नेट जीरो हो गया। ये नहीं कह रहे हैं कि कार्बन उत्पन्न करना ही खत्म कर दो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जितना उत्पन्न करो उतना एब्जॉर्ब कर लो, यही नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और जो भी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उसको सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।